अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूं कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहां रहें खुशबाश रहें और अल्लाह पाक की रहमत का साया हमेशा हम सब लोगों पर बना रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जिन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर किया वकास ने। वकास जो कि फैसलाबाद से मुझे ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं। वकास बताते हैं कि आज मैं आपके साथ एक अपनी फूफो की ज़िंदगी का खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जो फूफो थी, उनका घर हम लोगों के घर से काफ़ी दूर था। उनके पास पहुँचने के लिए भी हमें आधा घंटा लग जाता था। यानी कि हम लोग मेन फैसलाबाद में रहते थे और उनका घर फैसलाबाद से थोड़ा सा आगे करके एक जगह थी, उधर रहते थे। तो मेरी जो फुप्पो थी, उनका घर ऑलरेडी असेब ज़दा था। उनके घर में बहुत सख्त जन्नात का बसेरा था। जन्नात मतलब उनके सामने तो कभी नहीं आए थे, लेकिन उनके घर में बीमारी की कैफियत ऐसी बनी रहती थी। तो मेरी फुप्पो भी अक्सर बीमार रहती थी, मेरी फुप्पो के बच्चे भी अक्सर बीमार रहते थे। तो मेरी फुप्पो जहाँ से भी उनको किसी भी तावीज़ करवाने वाले का पता लगता था, मेरी फूफो उधर से तावीज़ लेने ज़रूर जाया करती थी। उनको सब समझाते थे। मेरी फूफो का नाम रेशमा था और वो सब उनको कहते थे कि रेशमा, तुम हर जगह से तावीज़ मत लिया करो। ज़्यादा तावीज़ लेने से भी इंसान के घर में वो जन्नात आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो तुम्हें तंग करते हैं। तुम्हारे बच्चों की तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम सिर्फ़ कुरान पाक पढ़ा करो और नमाज़ पढ़ो तो तुम्हारे घर से ये सारी मुसीबतें चली जाएंगी। लेकिन फुप्पो रेशमा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। वकास कहते हैं कि एक दफ़ा उनके घर में कोई जानने वाले आए। उन्होंने उनको बताया कि टोबा टेक सिंह में एक तवीज़ों वाला बाबा रहता है और वो ऐसे तवीज़ देता है जिससे इंसान की सारी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी है तुम्हारे घर में, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तुम उनके पास ज़रूर जाओ, लेकिन वो तुमसे पैसे बहुत लेंगे। मेरी फूफो के जो हस्बैंड थे, वो बाहर के मुल्क में जॉब करते थे। उनके पास पैसे बहुत थे, लेकिन उनके घर में सुकून नहीं था, चैन नहीं था। नो डाउट कि मेरी फूफो के घर में बीमारी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सब कहते थे कि ये इसी वजह से है कि रेशमा हर जगह से तावीज़ लेने के लिए चली जाती हैं। मेरी जो फूफो थी वो बहुत बेबाक थी, हर किसी को साफ बता देती थी कि आज मैं फ़लाँ जगह से तावीज़ लेकर आई हूँ। ऐसे में ये उनकी ये आदत थी। जो वकास है, उनकी मदर उनको हमेशा रोकती थी कि आप ऐसे ना किया करें, अगर लेती भी हो तो तुम सबको ना बताया करो। लेकिन फुप्पो बाज आने का नाम ही नहीं लेती थी। खैर, जो उनके जानने वाले उनके घर आए, उन्होंने उनको कहा कि तुम अब टोबा टेक्सिंग में जाओ और उधर से तुम्हें बहुत एक पहुंचा हुआ बुज़ुर्ग मिलेगा जो तुम्हारे सारे मसलों का हल निकाल देगा। उन्होंने अपने बेटे को साथ लिया और वो टोबा टेक्सिंग पहुंच गई और वहाँ से तावीज़ लेने के लिए उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जितने पैसे मांगेंगे मैं पैसे दे दूँगी, लेकिन मेरे घर से बीमारी ख़त्म हो जाए और हमारे घर में सुकून आ जाए। उन लोगों की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो घर में नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे। उनका अकीदा तावीज़ों के ऊपर पक्का था। मेरी फूफो को सारे कहते थे कि तुम और तुम्हारे बच्चे नमाज़ पढ़ा करो तो तुम्हारे घर में सुकून आ जाएगा, लेकिन वो इस बात को मानते ही नहीं थे। वो तावीज़ों की तरफ ज़्यादा रग़बत रखते थे। खैर, उस दिन वो उस बुज़ुर्ग के तावीज़ लेकर, यानी वो जो आमिल बुज़ुर्ग था, उसके तावीज़ लेकर अभी रास्ते में थे कि अचानक से फूफो कहती हैं कि हम लोगों की गाड़ी को बहुत ज़ोर से बड़ा सा झटका लगा, जबकि रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था। हम लोग बहुत हैरान हुए, गाड़ी रुक गई। थोड़ी देर के बाद काफ़ी कोशिश करने के बाद गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं थी। जब गाड़ी चली, हम लोग अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उस रात फूफो ने जो भी उन तावीज़ों का किया, उसी रात से उनके घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। यानी कि कभी उनके घर से चीखने की आवाज़ें आती थी, कभी हंसने की आवाज़ें आने लगी। ये एक ही रात में ये उनके साथ ये काम हुआ। सब ने फूफो ने डर के मेरी अम्मी को ही सबसे पहले फ़ोन किया। जो मेरी वालदा हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि वो मेरे फूफो की जो मेरे फूफो के यानी मेरे अब्बू जो उनके सबसे बड़े भाई हैं, और मेरी वालदा सारे ख़ानदान की, मतलब कि वो सारे जो भी मसला हो सबसे पहले मेरी वालदा को ही कॉल करते हैं। वकास कहते हैं कि जैसे ही मेरी अम्मी को उनकी कॉल आई तो अम्मी ने कहा खैर तो है।
जिस पर उन्होंने कहा कि जल्दी से हमारे घर आओ। लेकिन उस टाइम रात 3 बजे का टाइम था, 3 से 3:30 बजे के दरमियान। तो हम लोग कैसे उनके घर पहुंचते? हमने कहा कि अब जो कुछ भी है, उन्होंने हमें सारा बताया, अब सब्र करो और हम लोग सुबह तुम्हारे पास होंगे। सुबह वकास कहते हैं मैं और मेरी अम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, हम लोग चले गए उन पुप्पो की तरफ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेरे अब्बू हैं, जो यानी कि पुप्पो के भाई हैं, वो भी पुप्पो के हस्बैंड के साथ ही बाहर जॉब करते थे। हम लोगों को ये जो वाक़या है ये 2-3 साल पुराना है। तो हम लोगों ने घर को लॉक किया, सर्दियों की छुट्टियाँ थी और हम लोग पुप्पो के पास चले गए, क्योंकि पुप्पो बहुत ज़्यादा डर रही थी। हम लोग गए घर तो उन्होंने ये सारा बात बताई कि मैं तवीज़ लेकर आई हूँ उनसे, और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि ये तवीज़ अपने घर की छत पे लगा दो। वो तवीज़ अपने घर की छत पे लगाने के बाद मैं अभी नीचे ही आई हूँ तो मुझे पीछे से चीखों की आवाज़ें आई हैं। जब मैं डर कर नीचे अपने घर की तरफ आई हूँ तो मुझे हंसने की खौफनाक आवाज़ें आने लग गई। मैं बहुत डर गई हूँ। तो मेरी अम्मी ने कहा कि सबसे पहले उस तवीज़ को उठाओ और उसके ऊपर वो जो दूध में पानी डालकर वो जो एक बन जाता है, पतला सा दूध बन जाता है, उसको दूध के अंदर इस तवीज़ को डालो और शॉपर में दूध और वो तवीज़ डालकर जल्दी से उसको बाहर फेंक दो। मेरी फुप्पो से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये गलती हुई कि उन्होंने उस तवीज़ में दूध डालकर, उस तवीज़ को शॉपर में डालकर, दूध में डालकर अपने घर की बैक साइड में फेंक दिया। ये फुप्पो की सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात, जिस रात हमने वो तवीज़ फेंका, यानी कि हम लोग सुबह आए, हमने उस तवीज़ को फेंका जो हमें हल बताया गया मौलाना साहब की तरफ से। एक मौलाना साहब थे, अल्लाह वाले थे, उनसे ये हल पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो। जैसे ही जिस रात ये तवीज़ फेंक दिया गया, फुप्पो के ऊपर उसी रात बहुत शदीद बीमारी का अटैक हुआ। फुप्पो की जो दोनों टांगें थीं वो बिल्कुल काम करना छोड़ गई। फुप्पो अपने कदमों पे चलकर वॉशरूम तक तो गई, लेकिन वॉशरूम से फुप्पो की चीखने की आवाज़ें आने लगी। फुप्पो नीचे गिरी पड़ी थी। तो सबने जब देखा कि वॉशरूम का डोर भी लॉक है, अब क्या किया जाए। वो रात वकास कहते हैं कि इतनी मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से एक शख्स को ढूंढा गया जो कि लॉक को तोड़ता है। लॉक, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था, सर्दियों का मौसम था। वो शख्स आया, उसने लॉक को तोड़ा। लॉक को तोड़ने के बाद जब अंदर देखा तो फुप्पो बेहोश हुई पड़ी थी। हम लोगों को तब तक कुछ नहीं पता था कि फुप्पो क्यों चीख रही हैं। जब उनको उठाकर चारपाई पे डाला गया, उनको थोड़ी बहुत होश आई तो उन्होंने ये बताया कि मैं अपने कदमों पे खड़ी नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से मैं जब खड़े होने की कोशिश की तो मैं मुंह के बल नीचे गिरी। इस वजह से मैं चीख रही थी और जब दरवाज़ा लॉक था ये सोच कर ही मैं बेहोश हो गई। खैर, हमने समझा कि ये टेम्परेरी था, जैसे टांगों को कुछ हो गया है ऐसे वैसे। लेकिन जब फुप्पो बिल्कुल ठीक होगी, नॉर्मल होगी, तो फुप्पो ने उठने की कोशिश की। फुप्पो मुंह के बल फिर नीचे गिरी, यानी कि वो चल नहीं पाई, उनकी टांगें ख़त्म हो चुकी थी। अब वो जो मंज़र था, उनको हम लोग अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। मेरे फुप्पो के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटी बहुत छोटी थी, तो फुप्पो को कौन संभालता। मेरी अम्मी अब बहुत परेशान थी। इसका और कोई हल नहीं था कि उनके हस्बैंड को कॉल की जाए। उनके हस्बैंड को कॉल की, मेरे अब्बू को कॉल करके ये सारा माजरा बताया, जिस पे अब वो भी उधर बहुत परेशान हो गए। फुप्पो को डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स को उनकी किसी बीमारी की समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स यही कहते थे कि ये ठीक हो जाएंगे, इनको कुछ भी नहीं है, आप इनका कुछ ये टेस्ट करवाएं। उन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट लिख कर दिए जिस पे पता लगेगा कि उनकी वो जो बैक बोन में क्या मसला बना है, लेकिन हर डॉक्टर नाकाम हो चुका था। फुप्पो की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो तवीज़ न जाने किस चीज़ का था। उस आमिल ने उस तवीज़ के खासे पैसे उनसे लिए और उल्टा उनके घर में पहले और बीमारी डाल दी। फिर मेरी अम्मी ने ये सोचा कि डॉक्टर्स को तो इनकी बीमारी समझ में नहीं आ रही, हम किसी अल्लाह वाले से रुजू करते हैं। डरते डरते हमने एक अल्लाह वाले से रुजू किया, यानी कि वो एक मस्जिद इमाम थे। उनको घर लाया गया, उन्होंने सब कुछ चेक किया। सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि तुम लोगों ने मैं तो वो नहीं जानता कि उस तावीज़ के ऊपर क्या लिखा हुआ है। मेरे इल्म के मुताबिक मुझे इतना ज़रूर पता लग गया है कि वो जो आमिल था उसने पहले इनसे मुआवजा लिया है इन तावीज़ों का, ये कह कर के इनके घर के हालात ठीक हो जाएंगे। जबकि इनके घर में ऐसी कुछ भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। पैसे लेकर अब उसने उल्टा इनके घर के ऊपर बीमारी डाली है, और बीमारी डालने के बाद वो अब इस बीमारी को ठीक करने के लिए इनसे डबल पैसे लेगा, जिसकी वजह से फुप्पो का ये हाल हो गया है। अब इसका यही हल है कि ये तवीज़ वगैरह इस्तेमाल करें।
खैर फुप्पो के पास काफ़ी तवीज़ लगाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन फुप्पो को गिरे हुए महीना गुजर गया। 1 महीने से मेरी अम्मी उन्हीं के पास थी। तो एक दिन मेरी फुप्पो ने चीखते हुए वो उठकर बैठ गई और मेरी अम्मी को कहने लगी, मेरी अम्मी का नाम लेकर, कि मेरी हालत देखो आकर। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि मेरे ऊपर एक बड़ी खौफनाक बालों वाली चीज़ मेरे ऊपर झुकी हुई है, वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। उसी रात सुबह फजर के टाइम पे फुप्पो के जो सांस थे वो उखड़ने लग गए। हम लोग बहुत डर चुके थे। फिर डॉक्टर्स के पास लेकर ले जाया गया, कोई दम का पानी कुछ भी असर नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स कहते थे कि इनको एडमिट करवा दें। उनको एडमिट करवा दिया गया आईसीयू में। जब मेरी फुप्पो थी तो फुप्पो की हालत तब भी बहुत ख़राब थी। डॉक्टर्स उनको इंजेक्शन लगाते थे लेकिन उन पर कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही थी। बिलाखिर उसी रात जब फुप्पो को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, वो रात फुप्पो पे बहुत भारी थी। वो एक ही बात मेरी अम्मी को कह रही थी कि नफीसा, मेरे ऊपर एक अजीबोगरीब मखलूक है जिसके जिस्म के ऊपर बहुत बाल है और वो मेरी आंख खुलती है तो वो बिल्कुल मेरे ऊपर झुकी हुई होती है, मैं उसको देख कर डर जाती हूँ। वो 2 दिन से वो चीज़ उनके ऊपर झुकी हुई थी। वो उसी आमिल का काला जादू था जो उन्होंने फुप्पो के ऊपर कर दिया था कि पहले इनके घर में शदीद बीमारी है तो वो इससे डबल पैसे इनसे चार्ज करके तब इनकी बीमारी को ठीक करेगा। फिर उसके बाद उसी रात फुप्पो की डेथ हो गई और फुप्पो इस दुनिया से कूच कर गई। उनकी गलती कि वो हर आमिल के पास जाती थी, हर किसी से तवीज़ लेती थी, हर किसी को अपने घर के सारे हालात बता देती थी। उस आमिल ने उनकी ज़िंदगी ख़त्म करवा दी अपने शैतानी मौकलात से। और फिर फुप्पो की जब डेथ हो गई, फुप्पो को घर ले जाया गया। फुप्पो की डेथ के बाद भी वो कहते हैं कि जो मेरे कज़न थे वो बहुत छोटे थे, उनके वाले साहब भी आ चुके थे, लेकिन वो लोग कहते थे कि 2 महीने लगातार फुप्पो की डेथ के बाद एक काला साया भी घर में से नज़र आता था। और दूसरी बात ये कि हम लोगों घर के सामने, बिल्कुल फुप्पो के घर के सामने जो बिजली की तारें लगी होती हैं उसके ऊपर आकर उल्लू बैठता था। 2 महीने उल्लू बैठा। लेकिन फिर जब हमने उन्हीं आमिल से दोबारा रब्ता किया, उन्होंने हमें कहा कि घर में सूरत बकरा की तलावत लगाएं सुबह शाम, और जिस जगह वो उल्लू आकर बाहर बैठता है उस जगह अपने टेरेस पे आप वो लगाएं, तलावत लगाएं सूरत बकरा की। फिर इसी तरह किया गया। 2 माह के बाद वो साया भी घर में आना छोड़ गया और वो उल्लू भी उसके बाद दोबारा नहीं आया। फिर फुप्पो के वॉयलेट में भी कुछ तावीज़ थे जिसकी वजह से उनके घर में मुसीबतें थीं बहुत ज़्यादा। वो जो फुप्पो का बेटा फुप्पो के साथ गाड़ी पे गया था, उसकी एज 18 से 19 साल होगी, तो उसने बताया कि अम्मी के वॉयलेट में भी तावीज़ हैं। जब वॉयलेट को देखा गया तो उसमें कुछ पीने वाले तावीज़ थे। जब वो तावीज़ मौलवी साहब को दिखाए गए तो उन्होंने बताया कि ये तावीज़ शदीद बीमारी के हैं, यानी कि पहले इनको बीमार किया जाएगा, बीमार करने के बाद इनको ठीक करने का अमल किया जाएगा, ठीक करें या ना करें, लेकिन उन्होंने बीमार कर दिया था, जिसकी वजह से फुप्पो की ये हालत हुई थी। अभी फुप्पो ने तवीज़ पिए नहीं थे, सिर्फ अपने घर की छत पे एक तवीज़ लगाया था। अगर उनके बच्चे तवीज़ पी लेते तो उनका क्या हाल होता। उसी दौरान जब फुप्पो की तबीयत ख़राब थी तो उनके गेट के आगे बहुत बड़ा एक गोश्त का पीस गिरा था जो ब्लड से भरा हुआ था, बहुत बड़ा पीस गिरा था, जिसको उठाकर हमने दूर फेंक दिया था। ये वाक़यात उनके घर में होते रहते थे। खून से भरे हुए अजीबो गरीब किस्म के गोश्त के पीस उनके सहन में भी आकर गिरते थे। वो गिरने के बाद बिलाखिर फुप्पो की जब डेथ हो गई तो ये सारे सिलसिले रुक गए। वो जब तवीज़ घर से फेंक दिए गए, यानी कि वो पीने वाले तवीज़ भी, उनको एक नहर में बहा दिया गया, तो ये सारे सिलसिले आहिस्ता आहिस्ता थम गए। लेकिन फुप्पो की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसके बाद उनके बच्चों ने इतनी नसीहत ली कि वो किसी तवीज़ों वालों के पास नहीं जाते थे, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक और नमाज़ पढ़ते थे, क्योंकि कुरान पाक और नमाज़ सबसे बड़ा ढाल है काले जादू के आगे। जो शख्स 5 टाइम की नमाज और कुरान पाक पढ़ता है उस शख्स के ऊपर कोई जादू अल्लाह के हुक्म से असर नहीं करता। तो लिसनर, ये कहानी थी वकास की, और वकास ने ये भी बताया कि फिर मेरे जो कज़न्स थे उन्होंने घर में नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। उनका सारा ध्यान इस्लाम की तरफ उन्होंने अपना किया, सारे वो सुन्नत के तरीके अपनाए, तो उसके बाद उनके घर में चैन सुकून आ गया। लेकिन उनकी वालदा की डेथ हो गई। वो आज भी बहुत रोते हैं अपनी वालदा को याद करके, लेकिन जो इंसान चला जाए उसको वापस तो नहीं लाया जाता। तो अल्लाह पाक जो वकास हैं जिन्होंने फैसलाबाद से अपनी स्टोरी शेयर की है, उनकी फुप्पो के दर्जात को बुलंद किया जाए, आमीन। तो वकास, शुक्रिया फैसलाबाद से अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए।
बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर किया मेरी रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर सेंड्रीला ने। सेंड्रीला कहती हैं कि आज मैं आपके साथ अपनी पुप्पो की बेटे की ज़िंदगी का एक सच्चा खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जो कज़न थे उनको बहुत ज़्यादा एडवेंचर का शौक़ था, कभी कहाँ उनको आदत थी, वो सारे दोस्त मिलकर जाया करते थे। इवन कि उनको मेरे घर वाले सब मना भी करते थे, पुप्पो भी मना करती थी कि आप लोग रात के टाइम सफ़र ना काइंडली किया करें, अगर सफ़र करना भी है तो दिन के टाइम किया करें। लेकिन वो किसी की बात नहीं मानते थे। एक दिन वो सारे दोस्त इकट्ठे होकर जा रहे थे, तो रास्ते में जब वो वापस आ रहे थे तो बहुत शदीद बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से जो गाड़ी थी वो बारिश की वजह से उन्होंने गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो की हुई थी, और वो जो रोड था वो भी एक कच्चा रोड था जिससे वो गुज़र रहे थे। तो अचानक से वो क्या देखते हैं कि उनकी रोड के बिल्कुल सामने, जैसे वो गाड़ी चला रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, सामने एक औरत खड़ी हुई है। और वो औरत बिल्कुल काले लिबास में थी, और इतनी शदीद बारिश में कच्चे के रास्ते पे वो औरत खड़ी हुई क्या कर रही थी। उस औरत ने उनको हाथ देकर रोकने की कोशिश की, तो वो उनके पीछे 3 दोस्त बैठे थे। मेरे कज़न खुद ड्राइव कर रहे थे और साथ उनका एक और दोस्त फ्रंट सीट पे बैठा था। जैसे ही उस औरत ने गाड़ी रोकने का कहा तो उन्होंने कहा कि सुन लो ये क्या बात कहती है, इस औरत को क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो औरत थी, जब इन्होंने गाड़ी को रोका, शीशे को खोला, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। उस औरत ने कहा कि मैं इधर दूर मेरा घर है थोड़ा सा दूर करके, तो मैं किसी काम के सिलसिले में इधर आई हुई थी। मुझे अब बारिश में मुझसे सफ़र नहीं हो रहा, और तो तुम यूँ करो कि मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा लो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग पीछे, हम सारे लड़के बैठे हुए हैं, हम तुम्हें अपने साथ गाड़ी में नहीं बिठा सकते। तो जो उनके साथ फ्रंट सीट पे उनका दोस्त बैठा हुआ था, उनको कुछ गड़बड़ लगी उस औरत को देखकर। तो उन्होंने फ़ौरन अपने दोस्त को कहा, यानी मेरे कज़न को, कि जल्दी से गाड़ी का शीशा ऊपर करो और गाड़ी भगाओ। उन्होंने उसको कहा कि तुम गाड़ी को जल्दी से भगाओ, जिस पे जो मेरे आगे बैठा हुआ कज़न था वो बहुत डर गया और उसने शीशा भी ऊपर नहीं किया और उसने गाड़ी भगा दी। वो जो औरत थी वो अब उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही थी। कच्चे का रास्ता था, मैं बता चुकी हूँ, और गाड़ी की स्पीड भी इतनी स्लो थी, वो औरत बहुत तेज़ी से भाग रही थी। उन सारे दोस्तों के ऊपर इतनी मतलब कि वो डर चुके थे, इतनी वहशत उनके ऊपर आ चुकी थी उस औरत को देखकर। वो जब औरत पीछे भाग रही थी तो वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी, वो चीख रही थी ऊंची ऊंची आवाज़ों में। उसकी जो आवाज़ें थी वो बहुत खौफनाक थी। अल्लाह का नाम लेकर आयतुल कुर्सी बुलंद आवाज़ में उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी, और उस कच्चे के रास्ते से बिलाखिर वो एक मेन रोड पर आ गए। जब वो मेन रोड पर आए तो कच्चे के रास्ते तक वो औरत उनके पीछे भागी। खैर वो लोग, बारिश हो रही थी, बहुत शदीद बिजली थी, बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी। जैसे ही बिजली उस औरत के फेस पे पड़ती थी तो उसका चेहरा बहुत वहशतनाक था। जब वो मेन रोड पर आ गए और मेन रोड पर वो आगे गए तो एक आगे करके एक पेट्रोल पंप खुला हुआ था। वो उस पेट्रोल पंप पे उन्होंने गाड़ी की और उन्होंने कुछ सांस वगैरह लिया। वो सारे दोस्त बहुत डरे हुए थे, उन्होंने पानी वगैरह पिया। वो जो पेट्रोल पंप वाले थे वो उनको अंदर ऑफिस में ले गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतना डरे हुए क्यों हैं, इतने घबराए हुए क्यों हैं। उन्होंने ये सारा वाक़या बताया, जिस पे उन्होंने बताया कि ये जो कच्चे का रास्ता है ये बहुत हॉन्टेड है। इस कच्चे के रास्ते से तो कोई भी नहीं आता, ये एक शॉर्टकट रास्ता ज़रूर है, लेकिन ये रास्ता बहुत हॉन्टेड है। कई साल पहले इधर एक लड़की की लाश मिली थी, पता नहीं उस लड़की को किसी ने कत्ल करके इधर फसलों में फेंक दिया था, उसको दफना दिया गया था। लेकिन उसके बाद आज तक यहाँ पे एक औरत को देखा जाता है जो कि राह गुजरते हुए उसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन कोई भी रुकता नहीं है। सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो एक मखलूक है। रात के टाइम कौन कच्चे के रास्ते पे औरत हो सकती है। वो एक दहशतनाक है मखलूक, जिसको देखकर लोग डर जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भूलकर भी इस कच्चे के रास्ते से आज के बाद ना आना। ये शॉर्टकट ज़रूर है, लेकिन ये बहुत हॉन्टेड रास्ता है, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लोग बच गए हैं। मेरा कज़न जब घर आया तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर उसकी तबीयत ठीक हो गई, और उसके बाद वो कभी भी रात के टाइम उसने सफ़र नहीं किया। वो फिर सबकी बात मानता था और उसने अपनी इस नेचर को चेंज कर दिया। तो बहुत शुक्रिया सेंड्रीला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर, ये सेंड्रीला की कहानी थी। ये ज़रूर लड़कों के लिए सबक आमोज़ होगी। जो लड़के शॉर्टकट यूज़ करते हैं, जो आधी रात को सफ़र करते हैं बिना वजह,
शौक़ में करते हैं उनको इससे ज़रूर सबक लेना चाहिए। कि सुना जाता है, हमने भी बड़ों से सुना है कि जो भी दरमियाने कच्चे के रास्ते होते हैं वो बहुत हॉन्टेड होते हैं उधर, क्योंकि आबादी नहीं होती, वो दरमियानी रास्ते होते हैं, फसलें होती हैं, दरख्त होते हैं। तो रात के टाइम उन दरख्तों पे या फसलों पे जिन्नात हों या ना हो, रात के टाइम वैसे भी ये मखलूक आज़ाद होती है। बचना चाहिए लिसनर्स जितना हो सकता है। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर की है मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर आसिफ ने। आसिफ कहते हैं कि आज मैं आपके साथ अपने एक फ्रेंड की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा फ्रेंड शादरापुर में रहता है और शादरापुर में उन्होंने उनके साथ एक वाक़या पेश आया जो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। उनके उधर एक रेलवे स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन का वो जो फाटक होता है उसकी ये स्टोरी है। वो जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत अबेंडेड है, उधर कोई भी नहीं जाता। और गांव में ये बात मशहूर है कि उधर रेलवे स्टेशन जो है उधर एक रूम है बहुत बड़ा। उस रूम में बाकायदा जन्नात का और चुड़ैलों का बसेरा है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत से हादसात पेश आते थे उधर। और उस जगह को लोग यही कहते थे कि वो जो रोड जा रहा है, रात के टाइम उस रोड से सफ़र करना बिल्कुल ममनू था। कोई भी रात के टाइम उस रोड से गुज़रता नहीं था। तो जो ये मेरा कज़न है नासिर, ये और इसका फ्रेंड किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। वापस आते आते इनको मगरिब का टाइम हो गया। तो ये अब जब वापस आ रहे थे दोनों दोस्त, इनको वही इनका जो नासिर था, यानी कि आसिफ के जो फ्रेंड नासिर थे, वो पीछे बैठे हुए थे मोटर बाइक पे और उनका दोस्त मोटर बाइक चला रहा था। उन्होंने कहा कि यार ये जो रेलवे फाटक है इधर से बिल्कुल भी गुज़रने की गलती नहीं करनी, क्योंकि सब मना करते हैं, ये जगह बेंडेड है, ये जगह हॉन्टेड है। इससे बहुत से वाक़यात मुंसलिक हैं कि जो भी रात के टाइम इधर से गुज़रता है उसके ऊपर या तो कोई असर हो जाता है या वो चीज़ें सामने आकर एक्सीडेंट करवा देती हैं। लेकिन वो जो नासिर का फ्रेंड था वो बिल्कुल भी इन बातों पे यकीन नहीं करता था। उसने कहा कि मैं ऐसी बातों पे बिल्कुल भी कान नहीं रखता, तुम डरते हो तो डरो। जिस पे नासिर ने कहा कि तुम इधर ही मोटरसाइकिल को रोक दो, मैं मोटरसाइकिल खुद चलाऊँगा, तो मेरे पीछे बैठ जाओ। तो वो हंसता हुआ कहने लगा कि ठीक है, तुम मोटरसाइकिल खुद चला लो। जैसे ही वो उस रेलवे फाटक के करीब नीचे वाले रोड से गुजर रहे थे तो वो जो उनका फ्रेंड था उसने कहा कि मोटरसाइकिल को रोको। उसने मोटरसाइकिल को जब रोका नासिर ने, तो वो बड़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल से उतरा, शायद उस पर कोई असर हो गया होकर कहने लगा अगर कोई चीज़ सामने है तो मेरे सामने आए, मैं तुम लोगों को नहीं मानता। उसने 3 से 4 दफ़ा ऐसे कहा, लेकिन उधर कोई भी चीज़ उसके सामने नहीं आई, हर तरफ खामोशी थी। नासिर बड़ी जल्दी से उतरा मोटरसाइकिल से और उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? यहाँ पे मशहूर है कि यहाँ पे जन्नात का बसेरा है, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जिस पे उसने कहा कि कोई जन्नात व नात नहीं होते, ये सारी बातें बनी हुई हैं, ये हादसात तो कुदरत की तरफ से होते हैं और लोग जन्नात को नाम दे देते हैं। अभी वो ये बात कर ही रहा था और हंस रहा था, तो नासिर ने कहा कि मैं जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट करूँ, मेरे पीछे आओ। उसने कहा ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन नासिर जब आगे कुछ कदम चल कर गया तो पीछे से उसने कहा कि नासिर मैं अपने कदम नहीं उठा पा रहा, मेरे कदम बिल्कुल इस तरह हैं कि जैसे जैम हो चुके हैं। उसने कहा कि मजाक मत करो, पहले भी तुम ये मजाक कर चुके हो, अब जल्दी से इधर से निकलो, ये मजाक का टाइम नहीं है। लेकिन जो नासिर का दोस्त था वो एक कदम भी उठा नहीं पा रहा था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और वो ये कह रहा था कि नासिर मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे कदम अपनी जगह पे जम चुके हैं, मेरी हालत ख़राब हो रही है। नासिर बहुत डर गया और उसने बहुत तेज़ी से इसके हाथ को खींचा। जैसे ही उसने इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की तो नासिर को किसी अनदेखी मखलूक ने ज़ोर से धक्का मारा। नासिर अब इतना डर चुका था, वो भागता हुआ अपने मोटरसाइकिल की तरफ गया तो वो जो गांव था वो कुछ करीब ही था। नासिर बहुत तेज़ी से भागकर गांव वाली साइड पे गया क्योंकि गांव बिल्कुल उधर से करीब था। तो गांव से कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपने फ्रेंड के पास लेकर आया। तो जो उसका फ्रेंड था उसको देखकर सारों का एक दफ़ा चीख निकल गई और वो इतना डर गए, वो चीखने लगे। नासिर बिना रस्सी के, बिना किसी चीज़ के उल्टा हवा में लटका हुआ था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो चीख रहा था और कह रहा था कि प्लीज़ कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले, मैं मर जाऊँगा। इतने में वो जो सारे गांव वाले उधर फाटक के पास इकट्ठे हो गए, बहुत ज़्यादा रश लग गया। तो एक शख्स मौलवी साहब को भी ले आया। जब वो मौलवी साहब आए उन्होंने देखा तो वो समझ चुके थे कि ये उन्हीं जन्नात का सारा बिखेरा है, क्योंकि इसने उन जन्नात को छेड़ा है। जब ये जगह ममनू है इधर आना, तो तुम लोगों ने ऐसी हरकत क्यों की है?
उन्होंने फिर उन जन्नात से सॉरी की और कहा कि आप इस बच्चे को माफ़ कर दें, इससे गलती हो गई है। तो एक बड़ी खौफनाक आवाज़ आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसे जान से मार देंगे और तुम सबको भी मार देंगे जो हमारे बीच आया। मौलवी साहब ने कहा कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो इससे पहले कि मैं पढ़ाई शुरू कर दूँ, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे थे और वो लड़का हवा में उल्टा लटका हुआ था। फिर उसके बाद मौलवी साहब ने जब पढ़ाई शुरू की तो किसी चीज़ ने बहुत ज़ोर से नासिर को उठाकर फ़र्श पे फेंका। उसके बाद नासिर बेहोश हो चुका था। उसको उठाकर बड़ी तेज़ी से सारे उधर से भाग गए। जब उधर से भाग गए नासिर को घर लाया गया। नासिर की हालत बहुत शदीद ख़राब थी। करीब करके 1 हफ़्ता वो खौफ और डर में रहा। वो बोलता नहीं था, वो बिल्कुल खामोश था और 1 हफ़्ते के बाद नासिर की डेथ हो गई। और फिर उसके बाद उन्होंने शादरापुर में उस जो वो जगह है आसिफ कहते हैं, उस जगह के ऊपर बाकायदा उन्होंने लिखकर एक बोर्ड लगा दिया कि ये एक हॉन्टेड जगह है, ये हॉन्टेड रूम है, इधर से गुजरना ममनू है। उन्होंने पुलिस वालों ने उस जगह को बाकायदा ब्लैक एरिया कर दिया, सारा उसको बंद कर दिया, उधर रुकावट लगा दी। लेकिन आज भी वो जगह अबेंडेड है। उधर उन जन्नात का बसेरा है। वो रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पे अबेंडेड है, उधर कोई भी नहीं जाता। तो एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी ज़िद को उन्होंने किया नासिर की फ्रेंड ने, तो उनकी देखें क्या हालत हुई है। इसलिए इन मामले में ज़्यादा बहादुर नहीं बनना चाहिए इंसान को, क्योंकि जन्नात नज़र नहीं आते और ना दिखने वाली चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है। वो हमें किसी किस्म का भी नुकसान दे सकती है। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो ये स्टोरी थी आसिफ की जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आसिफ अपनी स्टोरी भेजने के लिए। बढ़ते हैं आज की चौथी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर की है मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर खुरम ने। खुरम जो कि लाहौर में रहते हैं। खुरम मेरे साथ अपनी बहुत सी ऐसी बीतियाँ शेयर कर चुके हैं। खुरम ये भी बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात पेश आए हैं जो कि शायद नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में ना आए। वो इसलिए कि वो कहते हैं एक तो मुझे बहुत शौक़ है जन्नात के बारे में रिसर्च करने का। दूसरा, जब भी मुझे कोई ऐसा मुझे वाक़या पता लगता है तो मैं उसकी तह तक जाता हूँ। मेरे ख़ानदान में भी काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे शौक़ है, मैं सुनता हूँ और फिर आपके चैनल पे स्टोरी को शेयर करता हूँ। खुरम ये भी कहते हैं कि मैंने आपके चैनल के अलावा आज तक किसी के चैनल पे स्टोरी शेयर नहीं की। तो बहुत शुक्रिया खुरम, आपने मेरे चैनल पे स्टोरी शेयर की है। तो आप चाहें तो आप बाकी चैनल्स पे भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं खुरम की स्टोरी की तरफ। खुरम कहते हैं कि उनकी वालदा की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हमेशा मेरी ये रूटीन है, जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं अपनी यानी कि खुरम अपनी वालदा की कब्र पे ज़रूर जाते हैं। फ्राइडे को तो वो कहते हैं कि लाजमी जाना ही होता है, लेकिन जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उनमें जब मुझे टाइम मिलता है, मैं दिल उदास होता है उनका, तो वो अपनी वालदा की कब्र पे चले जाते हैं। खुरम कहते हैं कि उनकी वालदा जब हयात थी वो उनको एक ही बात कहती थी कि बेटा कब्रिस्तान में कभी भी खुशबू लगा कर मत जाना। खुरम को अपनी अम्मी से बहुत प्यार था। वो अपनी अम्मी की, वो कहते हैं कि मैं अपनी अम्मी की हर बात मानता हूँ। लेकिन उस दिन मैं किसी दावत पर गया हुआ था, मैंने बहुत परफ्यूम लगाया हुआ था। जैसे ही मैं घर वापस आया तो मुझे अम्मी की, वो कहते हैं कि बहुत याद आ रही थी। मैं बिना सोचे समझे मैंने गाड़ी निकाली और मैं कब्रिस्तान वाली साइड पे चला गया। और उस टाइम 5:30 से 5:45 बजे का था। लेकिन खुरम कहते हैं कि उनको उनकी वालदा की इतनी याद आई, वो ख़ुद को रोक नहीं सके और वो कब्रिस्तान चले गए। वो कहते हैं कि जिस रास्ते की तरफ से यानी कब्रिस्तान के अंदर इंटर होकर वो अपनी वालदा की कब्र पे जाते हैं, उस रास्ते से वो कहते हैं कि काफ़ी दिन के बाद मेरा जाना हो रहा था, क्योंकि आउट ऑफ सिटी थे वो फ्राइडे वाले दिन भी कहते हैं कि वो नहीं जा सके। तो उनके आने के दिनों में 3-4 दिनों में उधर 3 से 4 कब्रें थीं, उनकी तमीरात हुई थी, उनकी मुरम्मत हुई थी। तो वो जिनकी कब्रें थीं उन्होंने उन कब्रों को ऊंचा बनवा दिया था। उधर से जाने का रास्ता नहीं था बिल्कुल भी। तो खुरम कहते हैं कि मैं बिल्कुल उसी जगह से दूसरी साइड पे टर्न कर गया और जिस जगह से वो गुजर रहे थे उधर बहुत बड़े दरख्त थे। खुरम कहते हैं कि मैं पहली दफ़ा खुरम कहते हैं कि उस रास्ते से वालदा की कब्र की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैं खुरम उन दरख्तों के नीचे से गुजरे, खुरम कहते हैं कि उनका सर भारी हो गया। खैर वो अपनी वालदा की कब्र पे बैठे रहे। कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं लगा खुरम को, वो कहते हैं कि उनको घंटा हो गया उधर बैठे हुए। जब मगरिब की अज़ानें हो गई तो उनको ये जहन में आया कि मगरिब की अज़ानों के टाइम उधर बैठना ठीक नहीं है। तो खुरम कहते हैं कि मैं उठा उधर से और उसी रास्ते की तरफ से वापस आ रहा था। तो दरख्त के नीचे जब मैं बिल्कुल मेन पहुंचा, बिल्कुल वो कब्रिस्तान का जो वो हिस्सा था, उधर सारी कब्रें बहुत पुरानी थी।
और उधर से कब्रिस्तान थोड़ा नीचे भी था और घने दरख्त थे उस साइड पे। तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे पीछे मुझे किसी चीज़ का एहसास हुआ है। मैंने पीछे से पलट के देखा तो या तो वो औरत थी या वो मर्द था, जो भी वो था वो मखलूक काफ़ी हाइट पे थी। उसकी हाइट 8 से 9 फीट होगी। वो मखलूक बिल्कुल, उसका जो पिछला कपड़ा दुपट्टा जो भी चीज़ था मैं उसको पहचान नहीं सका, क्योंकि वो ना मुझे औरत लग रही थी ना मर्द। वो क्या चीज़ थी समझ नहीं आ रही थी। वो मखलूक मेरे साथ पीछे से टकराई है। जब मैंने पीछे से पलट के देखा तो वो खुद काफ़ी आगे थी और टकराने का सिर्फ 1 सेकंड ही गुजरा था। और जब पीछे से पलट के देखा तो वो मखलूक बहुत आगे करके थी, लेकिन जो उसके कंधे के ऊपर कपड़ा था वो बिल्कुल मेरे पीछे था, मेरे साथ था। मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैं इतना डर गया, मेरा सर इस तरह था कि जैसे फट जाएगा दर्द के साथ। मुझे समझ नहीं आई। फिर मैं वहाँ से आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए भागा हूँ। कब्रों के ऊपर भी मेरे पाँव आए हैं, लेकिन इतनी मेरे पे वो खुरम पे वहशत तारी हो चुकी थी। मगरिब का टाइम था और कोई भी नहीं था कब्रिस्तान में। भागते भागते खुरम कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला हूँ। बाहर निकल कर गाड़ी स्टार्ट किया और मैं घर तक आया हूँ। मेरी हालत वो कहते हैं कि 2-3 दिन ख़राब रही है। उनको उनकी वालदा की बात याद थी कि कब्रिस्तान में कभी भी अतर या परफ्यूम लगा कर मत जाएं, क्योंकि वहाँ पे जिन्नात होते हैं, क्योंकि खुली जगह हैं। उधर इंसान जो दफनाए गए हैं वो मर चुके हैं, उधर कोई नहीं होता, वीरान जगह होती है, जिसकी वजह से जिन्नात वीराने में अपना पड़ाव डाल लेते हैं। खुरम कहते हैं कि उसके बाद मैं खुरम कभी भी कब्रिस्तान में परफ्यूम लगा कर नहीं गए, इतर लगा कर नहीं गए। और मगरिब से बहुत पहले, वो कहते हैं सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, मैं 5 बजे तक कब्रिस्तान से होकर वापस घर आ जाता हूँ। खुरम यानी कि 5 बजे तक कब्रिस्तान से होकर वापस घर आ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा वाक़या खुरम ने लाहौर से शेयर किया था। बहुत शुक्रिया खुरम अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। तो इन कहानियों से आप लोगों ने सबक भी ज़रूर लिया होगा। और अच्छा इंसान वही है जो किसी के तजर्बे से सबक हासिल कर ले। तो आप सब लोग भी अपने आप को बचा कर रखें ऐसे वाक़यात से, ऐसे अनहोने वाक़यात से। अल्लाह पाक हम सबको बचाए, आमीन। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। जो अभी तक स्टोरीज़ को सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी और फीडबैक भी दिया करें। जिन्होंने अभी तक अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी है, जिस पे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। जिनको फेसबुक पे या ईमेल पे स्टोरी शेयर नहीं करना आती, वो कमेंट बॉक्स में भी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी कि अपने घरों में कुरान पाक की तलावत का ज़रूर एहतमाम करें। फ्राइडे वाले दिन तो लाजमी करते ही करते हैं, लेकिन रोज़ अपने घर में कुरान पाक का एहतमाम किया करें, पढ़ा भी करें और तलावत भी लगाया करें। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। और एंड में ये ज़रूर कहूँगी कि जिनके वालिदैन हयात है वो इस नेमत से, अल्लाह की इस नेमत से फ़ायदा उठाएं, इनकी ज़िंदगियों की दुआ मांगे। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन की ज़िंदगी में बरकत, सेहत और खुशियाँ अता करें, आमीन। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग इस पे ज़रूर अमल करेंगे और अपनी होस्ट नीलम को और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। और आप भी अपना और अपने वालिदैन का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।